सन 1097 की एक बर्फीली रात, मध्य पूर्व की सबसे ताकतवर सल्तनत, सल्जूक साम्राज्य का सबसे खूंखार और ताकतवर सुल्तान अहमद संजार अपने आलीशान रेशमी तंबू में बेफिक्र सोया हुआ था। बाहर पहरे पर खड़े थे हजारों ट्रेंड सिपाही, चारों तरफ जल रही थी मशालें और किले की 40 फीट ऊंची दीवारें इस बात की गारंटी दे रही थी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जब अगली सुबह सुल्तान की आंख खुली तो उसके सीने में एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। उसके सिरहाने फर्श के ठीक अंदर एक धारदार फौलादी खंजर धंसा हुआ था। सुल्तान का दम घुटने लगा। उसने चीख कर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि यह खंजर वहां कैसे आया। जब सुल्तान ने उस खंजर की मूंछ पर बंधा एक छोटा सा कागज का टुकड़ा खोला तो उस पर लिखा था, सुल्तान, अगर मेरी नीयत तुम्हें मार डालने की होती तो जो खंजर इस सख्त फर्श में गड़ा है वो तुम्हारे नरम सीने में गड़ा होता। अब आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान ने अपनी पूरी सेना को उस कातिल को ढूंढने के लिए दौड़ा दिया होगा। उसने उस पूरे इलाके पर हमला कर दिया होगा, लेकिन नहीं, सुल्तान संजार ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके विपरीत उसने चुपचाप उस गुप्त संगठन के साथ शांति समझौता कर लिया। उन्हें हर साल भारी टैक्स देने का वादा किया और अपनी पूरी जिंदगी में कभी उस पहाड़ी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि सुल्तान संजार जानता था कि उसका सामना किसी मामूली दुश्मन से नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे खतरनाक, सबसे शातिर और सबसे रहस्यमयी मास्टरमाइंड से था, हसनी सब्बा। एक ऐसा इंसान जो 6000 फीट ऊंची खौफनाक पहाड़ियों में एक कमरे में बैठकर बिना एक भी सिपाही भेजे, बिना एक भी जंग लड़े, दुनिया के सबसे बड़े बड़े राजाओं, सुल्तानों और क्रूसेडर कमांडरों की नींद उड़ा देता था। उसके इशारे पर चलने वाले इन कातिलों को इतिहास में कहा गया द असैसिन्स। आज हम इस वीडियो में इतिहास के पन्नों में छिपी उस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसे सदियों तक खौफ के पर्दे में छुपा कर रखा गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे बिना किसी सेना, बिना किसी तोप और बिना किसी बड़े साम्राज्य के एक अकेले इंसान ने दुनिया का सबसे पहला और सबसे खतरनाक मर्डर कल्ट बनाया। कैसे 11वीं सदी में एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का वो रूप दिखाया, जिसे देखकर आज की मॉडर्न CIA और KGB जैसी खुफिया एजेंसियां भी हैरान रह जाती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो असैसिन्स वाकई किसी नशे के आदी थे या फिर उनके पीछे कोई ऐसी विचारधारा थी जिसने उन्हें मौत से भी बेखौफ बना दिया था? चलिए इतिहास के इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें समय में पीछे चलना होगा, 11वीं सदी के फारस में। उस दौर में पूरा मध्य पूर्व सल्जूक तुर्कों के लोहे के जूतों तले कुचला जा रहा था। सल्जूक साम्राज्य की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका राज आधुनिक ईरान, इराक, सीरिया और तुर्की तक फैला हुआ था। वे कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे और बाकी सभी छोटे छोटे धार्मिक समुदायों को, खासकर शिया मुसलमानों के इस्माइली फिरके को चुन चुन कर खत्म कर रहे थे। इसी दौर में जन्म हुआ हसनी सब्बाह का। हसन कोई तलवारबाज या लड़ाका नहीं था। वो बचपन से ही एक असाधारण और तेज दिमाग का मालिक था। उसने गणित, एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र और इस्लामी कानून का गहन अध्ययन किया था। वो एक ऐसा विद्वान था जो किसी भी जटिल से जटिल पहेली को चुटकियों में सुलझा सकता था। लेकिन जैसे जैसे हसन बड़ा हुआ, उसने अपने लोगों पर होते हुए भयानक अत्याचारों को देखा। उसने देखा कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य की विशाल सेना के सामने छोटे और कमजोर समुदाय पूरी तरह लाचार थे। लेकिन यहीं पर हसन ने एक ऐसी बात समझी जो इतिहास में उससे पहले किसी ने नहीं सोची थी। हसन ने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर एक चींटी को किसी हाथी को हराना हो तो वो क्या करेगी? क्या वो हाथी के पैरों से टकराएगी? नहीं, वो हाथी के सूंड में घुसेगी और सीधे उसके दिमाग पर वार करेगी। हसन ने समझा
कि किसी भी साम्राज्य की असली ताकत उसकी लाखों की सेना में नहीं होती, बल्कि उसकी ताकत होती है उसके राजा, उसके जनरलों और उसके वजीरों के दिमाग में। अगर आप उस दिमाग को खत्म कर दें तो लाखों की सेना अपने आप दिशाहीन और बेबस हो जाएगी। इसे आज की भाषा में हम असमेट्रिक वॉरफेयर यानी असमान युद्ध कहते हैं। लेकिन अपनी इस थ्योरी को सच साबित करने के लिए हसन को एक ऐसी जगह की तलाश थी जो दुनिया की नजरों से दूर हो और जहां दुश्मन की कोई भी सेना कभी कदम न रख सके। सालों तक पूरे मध्य पूर्व के रेगिस्तानों और पहाड़ों की खाक छानने के बाद सन 1088 में हसन की नजर पड़ी अलमुत पर। अलमुत का मतलब होता है चील का घोंसला। ये उत्तरी ईरान की अल्बोर्स पहाड़ियों में स्थित 6000 फीट ऊंची एक ऐसी सीधी डरावनी चट्टान पर बना किला था जिसे देखकर ही किसी भी इंसान के पसीने छूट जाएं। इस किले तक जाने का सिर्फ एक बेहद संकरा रास्ता था, जहां एक समय में सिर्फ एक ही इंसान चल सकता था। इसका मतलब यह था कि अगर किले के ऊपर सिर्फ 50 सिपाही खड़े हों, तो वे नीचे खड़ी 10,000 की फौज को सालों तक रोक कर रख सकते थे। उस समय यह किला सल्जूक साम्राज्य के एक वफादार गवर्नर महादी के कब्जे में था। अब सवाल ये उठता है कि हसनसब्बाह ने इस अभेद्य किले पर कब्जा कैसे किया? क्या उसने सेना बुलाई? क्या उसने तोपों से हमला किया? बिल्कुल नहीं। यहीं से शुरू होता है हसनसब्बाह का असली मास्टरमाइंड दिमाग। हसन जानता था कि ताकत से ये किला कभी नहीं जीता जा सकता, इसलिए उसने इस्तेमाल किया साइकोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन यानी मानसिक घुसपैठ का तरीका। सन 1090 में हसन ने अपने कुछ बेहद वफादार प्रचारकों को किले के आसपास के गांवों में भेजा। उन्होंने चुपचाप वहां के किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों को अपनी विचारधारा में शामिल करना शुरू किया। इसके बाद हसन खुद एक मामूली मास्टर यानी शिक्षक का भेष बदलकर अलमुत किले के अंदर दाखिल हो गया। उसने अपना नाम रखा देह खोदा। महीनों तक किले के गवर्नर को कानो कान खबर नहीं हुई कि उसके अपने महल के अंदर बच्चों को पढ़ाने वाला वो सीधा साधा मास्टर असल में कौन है। हसन चुपचाप किले के सिपाहियों, रसोइयों और पहरेदारों से मिलता रहा, उनसे बातें करता रहा और धीरे धीरे पूरे किले के स्टाफ को अपना मुरीद बना लिया। और फिर आया 4 सितंबर 1090 का वो ऐतिहासिक दिन। हसनसब्बाह सीधे किले के गवर्नर महादी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी असली पहचान उजागर की और बड़े शांत स्वर में कहा, महादी, ये किला अब तुम्हारा नहीं रहा, अब ये अलमुत मेरा है। गवर्नर हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत चिल्लाकर अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। लेकिन अगली सेकंड गवर्नर के होश उड़ गए। एक भी पहरेदार अपनी जगह से नहीं हिला। रसोइया, नौकर, सिपाही और यहां तक कि गवर्नर का अपना डिप्टी भी हसनसब्बाह के पीछे जाकर खड़े हो गए। बिना एक भी तीर चलाए, बिना एक बूंद खून बहाए, हसन ने दुनिया के सबसे सुरक्षित किले पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हसन ने उस गवर्नर को मारा नहीं। उसने बड़े ही गर्व से गवर्नर के हाथ में 3000 सोने के सिक्कों का एक ड्राफ्ट थमाया, जो उस किले की कीमत थी, और उसे पूरे सम्मान के साथ किले से बाहर भेज दिया। अब अलमुत का किला पूरी तरह से हसनसब्बाह का था और यहीं से जन्म हुआ ऑर्डर ऑफ द असैसिन्स का। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो आज भी इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बना हुआ है। आखिर हसनसब्बाह ने अपने लड़ाकों को ऐसा क्या सिखाया था कि वे उसके एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे? अगर आप पश्चिमी इतिहासकारों, खासकर इटली के मशहूर यात्री मार्को पोलो की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत ही अजीब और रोमांचक कहानी मिलती है। मार्को पोलो ने लिखा था कि हसनसब्बाह ने अलमुत के किले के पीछे एक गुप्त और बेहद खूबसूरत बगीचा बना रखा था। उस बगीचे में सोने के फव्वारे थे, दूध और शहद की नदियां बहती थी और खूबसूरत नर्तकियां रहती थी।
मार्को पोलो के मुताबिक हसन अपने युवा लड़ाकों को हशीश यानी गांजे का भारी नशा देता था और जब वे बेहोश हो जाते थे तो उन्हें उस गुप्त बगीचे में ले जाया जाता था। जब उन युवाओं की आंख खुलती तो उन्हें लगता कि वे सचमुच जन्नत यानी स्वर्ग में आ गए हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से नशा देकर बाहर लाया जाता था और हसन उनसे कहता, अगर तुम मेरे दुश्मन को मारकर अपनी जान दे दोगे तो तुम हमेशा के लिए इसी जन्नत में वापस पहुंच जाओगे। इसी कहानी की वजह से हशीश शब्द से शब्द बना हशाशिन और आगे चलकर अंग्रेजी में यही शब्द बन गया असैसिन। लेकिन क्या ये कहानी सच है? जब आधुनिक इतिहासकारों ने जैसे कि ऑक्सफोर्ड के मशहूर प्रोफेसर बर्नार्ड लुईस और फारहाद दफ्तरी ने इस पर गहराई से रिसर्च की तो एक बहुत बड़ा सच सामने आया। ये जन्नत का बगीचा और नशे की गोलियां देने वाली कहानी पूरी तरह से एक मनगढ़ंत अफवाह थी। ये कहानी उन यूरोपीय क्रूसेडर्स और दुश्मनों ने फैलाई थी जो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी आसानी से अपनी जान कैसे दे सकता है। असल सच मार्को पोलो की काल्पनिक कहानी से कहीं ज्यादा खौफनाक और वैज्ञानिक था। हसन सब्बा ने किसी नशे का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसने इस्तेमाल किया था एक्सट्रीम माइंड कंट्रोल और आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग का। हसन अपने लड़ाकों को फिदाइन कहता था, जिसका अरबी में मतलब होता है वो जो खुद को कुर्बान कर दे। हसन बहुत ही छोटी उम्र के अनाथ या गरीब बच्चों को गोद लेता था। उन्हें अलमुद की महान लाइब्रेरी में लाया जाता था, जहां उन्हें सालों तक सिर्फ लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बल्कि उन्हें धर्म, दर्शन शास्त्र, अलग अलग भाषाएं, भेष बदलना और सबसे बढ़कर मानसिक नियंत्रण सिखाया जाता था। इन फिदाइन लड़ाकों को इस हद तक ट्रेन किया जाता था कि वे महीनों तक बर्फ जमने वाली ठंड में बिना हिले डुले एक ही जगह पर खड़े रह सकते थे। वे किसी राजा के महल में एक साधारण नौकर या माली बनकर 2 से 3 साल तक काम कर सकते थे, सिर्फ सही वक्त का इंतजार करने के लिए। उनके लिए मौत कोई डर नहीं थी, बल्कि अपने मकसद को पूरा करने का एक जरिया थी। हसन का एक ही नियम था, हत्या कभी भी छिपकर, रात के अंधेरे में या जहर देकर नहीं की जाएगी। हत्या हमेशा दिन के उजाले में, भरे बाजार में या खचाखच भरे शाही दरबार में होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? अगर छिपकर मारते तो बचने के चांसेस ज्यादा होते, लेकिन हसन का मकसद अपने लड़ाकों को बचाना था ही नहीं। उसका असली मकसद था पब्लिक टेरर यानी आम जनता और बाकी राजाओं के दिलों में एक ऐसा खौफ पैदा करना जो किसी भी मिसाइल या परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक हो। जब भरे दरबार में 100 बॉडीगार्ड के सामने खड़ा एक वजीर अचानक एक फकीर के हाथों मारा जाता था और वो कातिल भागने की कोशिश करने के बजाय मुस्कुराते हुए अपनी जान दे देता था, तो देखने वाले हर इंसान की रूह कांप जाती थी। लोगों को लगता था कि ये इंसान नहीं, बल्कि साक्षात मौत के दूत हैं, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। उनका सबसे पहला और सबसे हाई प्रोफाइल शिकार बना सल्जुक साम्राज्य का सबसे ताकतवर वजीर निजाम अल मुल्क। निजाम अल मुल्क वो इंसान था जिसने पूरी सल्जुक सल्तनत को संभाल रखा था। 14 अक्टूबर 1092 को निजाम अल मुल्क अपनी शाही पालकी में बैठकर जा रहा था। चारों तरफ उसके हथियारबंद बॉडीगार्ड्स का कड़ा पहरा था। तभी भीड़ में से एक सूफी साधु के कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान बाहर आया। उसके हाथ में एक अर्जी थी। जैसे ही वजीर उस अर्जी को पढ़ने के लिए नीचे झुका, उस सूफी साधु ने अपने चोगे के अंदर से एक जहरीला खंजर निकाला और एक ही वार में वजीर का सीना छलनी कर दिया। शाही सिपाहियों ने तुरंत उस कातिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन काम हो चुका था। सल्जुक साम्राज्य का सबसे बड़ा दिमाग खत्म हो चुका था। इस एक हत्या ने पूरे साम्राज्य को गृह युद्ध में झोंक दिया। राजा आपस में ही लड़ने लगे और सल्जुक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। इसके बाद तो जैसे असैसिन्स के खंजरों की बाढ़ आ गई। अगले कुछ दशकों में असैसिन्स ने 50 से ज्यादा बड़े बड़े राजाओं, जनरलों, शहर के गवर्नरों
और धार्मिक गुरुओं को मौत के घाट उतार दिया। स्थिति ये हो गई कि मध्य पूर्व का कोई भी राजा रात को चैन की नींद नहीं सो पाता था। राजा अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भी शक करने लगे थे। वे अपने शाही परिधानों के नीचे लोहे की जालीदार बख्तरबंद कमीज पहनने लगे। वे जब भी खाना खाते तो पहले अपने नौकरों से चखवाते, लेकिन फिर भी हस्ने सब्बाह का खंजर किसी न किसी रास्ते से उनकी गर्दन तक पहुंच ही जाता था। और फिर आई वो घटना जिसने यूरोपीय क्रूसेडर्स के भी होश उड़ा दिए। जब यूरोप से ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए क्रूसेड्स यानी धर्म युद्ध शुरू किया, तो उनका सामना सिर्फ मुस्लिम राजाओं से नहीं हुआ, बल्कि उनका सामना हुआ असैसिन्स के इस गुप्त साम्राज्य से। 1192 में यरूशलेम का होने वाला क्रूसेडर राजा कॉनराड ऑफ मोंटफेराट अपने महल की तरफ जा रहा था। अचानक 2 ईसाई भिक्षु यानी मॉन्क्स उसके पास आए। कॉनराड उन्हें जानता था, क्योंकि वे पिछले कई महीनों से शहर के चर्च में प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कॉनराड उनके करीब आया, उन दोनों भिक्षुओं ने अपने कपड़ों से खंजर निकाले और कॉनराड को वही ढेर कर दिया। बाद में पता चला कि वे दोनों ईसाई भिक्षु असल में असैसिन्स के फिदायीन थे, जो कई महीनों से ईसाई बनकर वहां रह रहे थे। इस घटना ने पूरे यूरोप में ऐसा खौफ फैलाया कि असैसिन शब्द यूरोपीय भाषाओं में हमेशा के लिए गुपचुप हत्या करने वाले के रूप में दर्ज हो गया। लेकिन असैसिन्स की सबसे खौफनाक मुठभेड़ हुई इतिहास के सबसे महान मुस्लिम योद्धा से, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी। सलाउद्दीन अय्यूबी, जिसने क्रूसेडर्स को हराकर यरूशलेम वापस जीता था, असैसिन्स के इस खतरे से भली भांति वाकिफ था। उसने ठान लिया था कि वो असैसिन्स के सीरियाई हेडक्वार्टर मस्याफ किले को पूरी तरह तबाह कर देगा। सलाउद्दीन की विशाल सेना ने मस्याफ किले को चारों तरफ से घेर लिया। सलाउद्दीन बेहद होशियार था। उसने अपने तंबू के चारों तरफ बारीक गीली मिट्टी छिड़कवा दी थी, ताकि अगर कोई चुपके से अंदर आए तो उसके पैरों के निशान मिट्टी पर छप जाएं। उसके तंबू के बाहर रात दिन 24 घंटे पहरा रहता था। लेकिन एक रात सलाउद्दीन की अचानक आंख खुली। उसने देखा कि तंबू के कोने में एक साया गायब हो रहा था। जब सलाउद्दीन ने अपने बिस्तर की तरफ देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उसके बिस्तर के ऊपर कुछ गर्म रोटियां रखी हुई थी, जो सिर्फ असैसिन्स के किले में बनती थी, और उन रोटियों के ठीक बीच में एक जहरीला खंजर गड़ा हुआ था, जिसके साथ एक पर्चा बंधा था। उस पर लिखा था, सलाउद्दीन, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो अगली बार ये खंजर रोटियों में नहीं, तुम्हारी छाती में होगा। सलाउद्दीन समझ गया कि अगर वो इस किले को जीत भी ले, तब भी वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। अगली ही सुबह सलाउद्दीन ने घेराबंदी हटा ली, असैसिन्स के साथ एक गुप्त समझौता किया और वहां से अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। हस्ने सब्बाह की मौत सन 1124 में 74 वर्ष की उम्र में अलमुद के किले में हुई। अपनी पूरी जिंदगी में अलमुद पर कब्जा करने के बाद वो सिर्फ 2 बार अपने कमरे से बाहर निकला था। वो एक बेहद साधारण जिंदगी जीता था। उसने अपने नियमों को इतना सख्त बना रखा था कि जब उसके अपने बेटों ने नियमों का उल्लंघन किया तो उसने बिना हिचकिचाए अपने दोनों बेटों को मौत की सजा दे दी थी। हसन की मौत के बाद भी यह संगठन लगभग 130 सालों तक इसी तरह चलता रहा। लेकिन फिर इतिहास के रंगमंच पर एक ऐसा तूफान आया जिसने पूरे मध्य पूर्व को श्मशान बना दिया। मंगोलों का तूफान। 13वीं सदी के मध्य में चंगेज खान का पोता हलाकू खान लाखों की मंगोल सेना लेकर मध्य पूर्व में दाखिल हुआ। मंगोलों का एक ही नियम था, जो सामने आए उसे मिटा दो। सन 1256 में हलाकू खान ने अलमुद के किले को घेर लिया। मंगोल अपने साथ विशालकाय गुलेले यानी कैटापुल्ट्स लाए थे, जो पहाड़ियों पर से भारी पत्थरों की बारिश कर सकते थे। महीनों तक चले इस भीषण युद्ध के बाद जब रसद खत्म हो गई तो असैसिन्स के आखिरी लीडर रुकन अल्दीन खुरशाह को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
मंगोलों ने अलमुद के किले को ईंट से ईंट बजाकर तबाह कर दिया। उन्होंने उस महान लाइब्रेरी को जलाकर भस्म कर दिया, जिसमें सदियों का ज्ञान और इतिहास छुपा हुआ था। हजारों असैसिन्स को चुन चुन कर मार डाला गया और इस तरह अंत हुआ इतिहास के सबसे खौफनाक गुप्त संगठन का। लेकिन दोस्तों, भले ही अलमुद की दीवारें मिट्टी में मिल गई, भले ही उनकी लाइब्रेरी जलकर राख हो गई, लेकिन हस्ने सब्बाह की बनाई रणनीति और असैसिन शब्द आज भी जिंदा है। इस पूरी कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि असली ताकत सिर्फ बड़ी बड़ी बंदूकों, तोपों या लाखों की सेना में नहीं होती। असली ताकत होती है इंसान के दिमाग में, उसकी रणनीति में और उसके विश्वास में। हस्ने सब्बाह ने दिखा दिया था कि अगर आपके पास सही रणनीति और जुनून हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों को भी घुटनों पर ला सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हस्ने सब्बाह और द ऑर्डर ऑफ असैसिन्स की ये खौफनाक और रोमांचक सच्ची कहानी? क्या आपको लगता है कि हस्ने सब्बाह एक जीनियस रणनीतिकार था या फिर एक खूंखार विलेन? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं। अगर आपको मिस्टर वुडपेकर का ये सिनेमाई डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इतिहास के ऐसे ही अनदेखे और अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर वुडपेकर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले शनिवार एक और धमाकेदार और रोमांचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।